कर रहे थे एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हमने बेटा लास्ट क्लास में की थी। तो लेकिन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है वो रह गया था हमारा, है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ, यहीं तक किया था ना हमने। सिमर, आप थे शायद कल की क्लास में, आप बताओ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, इसके आगे करना है ना? मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है सबको? यस सर। सुनाओ, लिसन फिर ना बेटा। अब हेडिंग लगाओ, वही सब हेडिंग है अपनी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आपने यहां से करना अपना टॉपिक शुरू, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब इसमें अपने पास क्या था, आपको याद होगा, हमने वेक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये अपने पास A1 है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, ये था एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, और इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है फाई का। फिर हमने बच्चे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, और फिर अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकला ये हमारा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो बच्चे हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोले तो हमें वाई आर चाहिए, यानी कि जो हमारी रिजल्टेंट वेव है उसका क्या एम्पलीट्यूड है। तो बच्चे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा इस एंगल से, जो एंगल मैं यहाँ मार्क करने जा रहा हूँ। आपने कल ये फिगर बनाई होगी, उस फिगर में ये थीटा एंगल मार्क कर लो। अब ये बच्चे थीटा एंगल क्या है ये लिख लेना, व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज, बच्चे थीटा इज फेज डिफरेंस, ये भी फेज डिफरेंस है। अच्छा, ये आप अलग से नोट कर लेना कहीं पे साइड में, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। थीटा क्या है? थीटा इज फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, इट इज फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव WRT विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेव। बच्चे फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वेव A1, इसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट वेव है वो थीटा एंगल पर है, यानी फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस है थीटा। और एक फेज डिफरेंस और है फाई। अब ये फाई क्या है बच्चे? ये था हमारा फेज डिफरेंस, ये था हमारा फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरिंग वेव्स, यानी जो दो वेव्स इंटरफेरेंस कर रही हैं उन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, और रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है थीटा। ये आप अपना नोट कर लेना, ये इन दोनों में सेपरेशन ध्यान रखना ना बच्चे। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन कैसे लिखें? वो थीटा के बेसिस पे लिखेंगे। अब आपको फर्स्ट वेव की इक्वेशन याद होनी चाहिए। जैसे ये जो अपनी फर्स्ट वेव थी, इसकी इक्वेशन क्या थी आपको पता होगा। जो फर्स्ट वेव है इसकी इक्वेशन थी हमारे पास y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। ये फर्स्ट वेव थी बच्चे, ये मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पे, ये अपनी फर्स्ट वेव थी। और ये जो अपनी सेकंड वेव है बच्चे, इसकी इक्वेशन क्या थी? सेकंड वेव की इक्वेशन थी y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। ये अपनी सेकंड वेव की इक्वेशन थी। अब ये y1 और y2 ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं और रिजल्टेंट वेव बन रही है ये बीच में। अब बच्चे हमने इस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखनी है, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन हम लोग फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो बच्चे फर्स्ट वेव है A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, और रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो बेटा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा AR, बाकी साइन एज इट इज ओमेगा टी प्लस के x1। अब ये मैंने ओमेगा टी प्लस के x1 क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे जो हम रिजल्टेंट वेव लिखने जा रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड तो AR है जो हमने कल निकाला था, और जो रिजल्टेंट वेव का फेज एंगल है वो फर्स्ट वेव से थीटा एंगल आगे है। तो बच्चे फर्स्ट वेव का फेज ये रहा, ये अपने पास है फेज ऑफ वेव 1, पहली वाली वेव का यही फेज था।
ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, उससे थीटा आगे प्लस थीटा, उससे थीटा आगे है हमारी रिजल्टेंट वेव। बताओ बच्चों, आपको ये मेरी बात समझ आई या नहीं? कैसे लिखा मैंने रिजल्टेंट वेव को? फेज एंगल से लिखा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो ओमेगा टी प्लस के एक्स वन है, ये क्या है? ये है फेज, फेज ऑफ वेव नंबर वन, पहली वेव का फेज है। और बच्चे ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस थीटा, ये पूरा क्या है? ये है बच्चे फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट वेव के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? थीटा का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी बेसिस पे मैंने रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखी और इसका एम्पलीट्यूड ए आ रहा है। तो ये अपने पास हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बताओ बच्चों, आपको यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये बात समझ आ गई बेटा सबको? हाँ जी, यस सर। यस सर। शाबाश। तो ये अपना निकल गया रिजल्टेंट वेव। तो सारी कहानी इस डायग्राम में है और कुछ नहीं। अब ये थीटा कैसे निकालें? ये जो थीटा एंगल है, यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया, इसका भी एक इक्वेशन है। तो बच्चे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बाद अगली जो छोटी हेडिंग डलेगी, सब हेडिंग, वो डलेगी ये वाली थीटा। अगली छोटी हेडिंग डलेगी थीटा, यानी कि बच्चे फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेव। तो ये अपनी छोटी सी हेडिंग डली। ये कैसे निकलेगा? ये भी बच्चे 11th क्लास का फॉर्मूला होता है। आओ उसको रिवाइज करते हैं। 11th क्लास का फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, यहाँ पर आप लिख लेना जिसको नहीं पता। फॉर्मूला कहाँ से? 11th क्लास में वेक्टर का फॉर्मूला करते थे। हम कहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे लिखते थे हम लोग। आपको याद होगा, ये अपना ए वेक्टर है बच्चे, यहाँ अपना बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बच्चे एंगल मान लो फाई है, मान लो। तो बच्चे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाई, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखा करते थे। मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लिखते थे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ये अपना मैग्नीट्यूड है। और अगर हमें रिजल्टेंट वेव की डायरेक्शन निकालनी होती थी, तो बच्चे रिजल्टेंट वेव की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? तो पहले तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और ये अपना रिजल्टेंट निकल गया आर वेक्टर। ये पूरा एंगल तो अपने को पता है फाई है। ये जो एंगल है इसे थीटा कह रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल। तो बच्चे इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाला करते थे ना, tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस फाई। कुछ कुछ याद आ रहा है या नहीं? नहीं याद आ रहा तो ये याद कर लो। नहीं याद आ रहा बच्चे, ये याद कर लो, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज किया हमने यहाँ पे। ये जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है, इससे हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला सबसे पहले जो हमने निकाला था कल। और अब ये एंगल थीटा कैसे मिलेगा? वो इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो बच्चे tan थीटा जो अपने पास आएगा, वो हमारे पास आएगा ए टू साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई। बताओ बच्चों, समझ आई मेरी बात? बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। तो ये फॉर्मूले हमने यूज किए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो अगर एग्जाम में आता है आपको कि दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, कौन कौन सी वेव? फर्स्ट वेव ये रही y1, दूसरी वेव ये रही y2। इनके इंटरफेरेंस के बाद एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, ये बीच वाली। उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? AR, इस फॉर्मूला से मिल जाएगा मैग्नीट्यूड वाले से। फिर उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, ये हमने कल निकाल ली थी। आज हमने निकाला कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखो। तो बेटा रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में लिखी, क्योंकि रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट वेव के बीच में एंगल थीटा है, फेज डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे फेज लिखा पहले फर्स्ट वेव का, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, उससे थीटा आगे है,
इससे थीटा एंगल आगे है हमारी रिजल्टेंट, तो प्लस थीटा कर दिया तो अपनी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या फेज डिफरेंस कितना है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया, तो रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में इतना। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? और फिर आप नोट भी कर लो बच्चे। Yes, sir. ओके, नोट हो जाए मुझे बता देना, फिर इसको आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी। आप में से वीडियो देख रहा है कोई दोबारा यूट्यूब से, या क्लास से ही काम चल जाता है? नहीं Sir, सर, एक कभी बार में तो कभी। नहीं हो सकता काम। हाँ जी, सर एक बार में काम नहीं चलता। ठीक है, मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी फिर वो वीडियोस, क्योंकि वो अपलोड हो ही रही हैं, तो आप देख सकते हो। वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पीड से देख लिया करो, टाइम कम लगेगा। यस सर। ओके, आई होप आपने उतार लिया है। अब हटा दूं मैं इसको ना बेटा। अब हम लोग निकालेंगे कि हमने ये तो कह दिया कि ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, अच्छी बात है, इंटरफेयर करके एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, ये भी समझ आ गया। लेकिन इंटरफेरेंस कौन से टाइप की हो रही है ये समझना जरूरी है, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मैंने आपको बताया था दो तरह की इंटरफेरेंस होती है। तो अगर तो बच्चे वेव के इंटरफेरेंस के बाद रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इंटेंसिटी, तो बोलेंगे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो आज हम लोग निकालेंगे कंडीशंस। आज हम लोग निकालेंगे बच्चे कंडीशंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकालते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लो बेटा, हमें पता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। अब बेटा ये अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ये इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब I1 I2 इनमें तो चेंजेस कर नहीं सकते, ये तो फिक्स हैं। तो चेंज क्या हो सकता है, ये जो फाई है ये चेंज हो सकता है। तो अगर बच्चे cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, किसी तरह हम फेज एंगल ऐसा लें कि cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो अपनी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर हमें इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना है तो हमें cos फाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो बच्चे हम लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस intensity is maximum. For constructive interference intensity is maximum, and for this cos phi should be maximum। और इंटेंसिटी तब मैक्सिमम होगी जब अपना cos phi मैक्सिमम हो जाएगा। तो बच्चे cos phi की मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। साइन और cos दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू +1 है। तो बच्चे अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cos फाई की वैल्यू +1 डाल दो तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। आओ देखते हैं। तो अपने पास मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, आई मैक्सिमम की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूला में I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2। और क्योंकि हमने cos फाई की वैल्यू को यहाँ 1 कर दिया तो अपनी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई है।
यहाँ तक समझे बच्चे? ये अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई ना, क्लियर है? यस और नो? यस सर। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस I1 को लिख देंगे अंडर रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर, इस I2 को लिख देंगे अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर, और बाकी इन्हें तो ऐसे ही लिख देते हैं जैसे हैं, बस अलग अलग करके लिख दिया। अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2। तो बच्चे आई मैक्स बन गया अपने पास ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। तो ये अपने पास मैक्सिमम इंटेंसिटी का रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? देखो I1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर और रूट कट जाते हैं तो I1 ही रहेगा, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया हमने। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ यस सर। चलो, ये तो हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी Yes. निकाल ली, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का नहीं है, हमें तो कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशन कि क्या कंडीशन है, कि अपनी क्या कंडीशन है, तो हमने कहा ये कंडीशन है, इसी तरह cos फाई की वैल्यू 1 आ जाए। जैसे ही cos फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी अपनी इंटेंसिटी मैक्सिमम, और हम बोलेंगे इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव टाइप की। और कंडीशन और निकालते हैं, आगे चलते हैं, इसके बाद कंटिन्यू रखना आगे। ना बच्चे, cos फाई की वैल्यू है +1, cos फाई की वैल्यू है, तो हम यहाँ आगे लिखोगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमें पता है cos फाई की वैल्यू है +1। तो बेटा cos फाई की वैल्यू +1 कब आती है? जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, या फिर फाई की वैल्यू, या फिर फाई की वैल्यू बच्चे 360 डिग्री हो। 360 डिग्री को रेडियंस में लिखते हैं तो 2 पाई रेडियंस होता है। 360 डिग्री पर भी cos फाई की वैल्यू, cos की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही बच्चे 720 डिग्री पर यानी 4 पाई पर, ऐसे ही 6 पाई पर बच्चे, एंड सो ऑन। तो अगर ये एंगल्स रहे, अगर हमारे फेज डिफरेंस या तो 0 डिग्री हो, या 360 डिग्री हो, या 720 डिग्री हो, जिसको ऐसे नहीं समझ आ रहा वो ऐसे भी लिख सकता है, इसका बोले, इसका मतलब हो गया 360 डिग्री, इसका मतलब हो गया 720 डिग्री, ऐसे करके। तो बच्चे अगर फेज डिफरेंस ये आता है तो अपनी cos फाई की वैल्यू 1 आती है इन सभी एंगल्स पर। तो ये फेज डिफरेंस होना चाहिए अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है। अब इस रिजल्ट को हम लोग जर्नल वे में लिखेंगे। इन जर्नल, ये इतना खोल के कौन लिखे? इन जर्नल हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इन जर्नल आप ऐसे लिख सकते हो कि अपना जो फेज एंगल होना चाहिए बच्चे वो 2n टाइम्स होना चाहिए पाई का, मतलब वो इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का, जहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देख लो बच्चे, अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 2 जा 4, 4 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 3 2 जा 6, 6 पाई आ जाएगा। तो इन जर्नल हम लोग ये लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 2n पाई। बताओ, समझ आ रही है मेरी बात? ये लिख सकते हैं, है ना? हाँ जी बच्चों, मैथ्स वाले बच्चे फंस गए, बायो वाले, सॉरी, बायो वाले बच्चे मैथ्स में आके लग रहा फंस गए, या समझ आ रहा है? नहीं सर, मैथ्स वाले भी हैं। नहीं, वैसे आपको समझ आ गई मेरी बात? देखो बेटा कितना सिंपल है। यस अगर सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करानी है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये किस किस एंगल पे होती है?
ये 0 डिग्री पे होती है, 2 पाई पे होती है, 4 पाई पे होती है, 6 पाई पे होती है। इन सभी एंगल्स पर कॉस की वैल्यू 1 होती है। जैसे कॉस 0 1, कॉस 360 डिग्री 1, कॉस 720 डिग्री भी 1 होता है। इन शॉर्ट कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 4 पाई 1, मतलब ये एंगल होने चाहिए। अब ये सारे खोल के क्यों लिखें, इसको क्लब करके जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई, एन की वैल्यू बार बार सेट कर देना जो भी चाहिए होगी। एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो अपना फेज एंगल ये आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा फेज एंगल इवन मल्टीपल है पाई का, अगर हमारा फेज एंगल पाई का इवन मल्टीपल है, तो हम बोलेंगे इंटरफेरेंस कैसी होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी। क्या आप मेरी बात समझे? यस और नो? बच्चे आपको समझ आया? जल्दी रिस्पॉन्स करो। सिमर आपको Yes, समझ आ गया? sir. ओके। अब हम लोग फेज, इस फेज डिफरेंस का अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, एक फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने निकाला था शुरू में। जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला था हमारे पास। जो अपना फेज डिफरेंस होता है ये हमने डेराइव भी किया था शुरू शुरू में, और इस बार भी डेरिवेशन में भी आया था बीच में। और डेल्टा एक्स अपना है पाथ डिफरेंस। तो हम लोग फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम पाई की जगह यहाँ पे डाल देंगे अगले स्टेप में 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इंटू 2n पाई। तो बच्चे 2 और पाई, इधर से 2 और पाई कट गया, अपने पास पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स, लैम्डा उधर चला गया, तो ये बन गया n इंटू लैम्डा। डेल्टा एक्स आ गया n इंटू लैम्डा। तो बच्चे यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n इंटू लैम्डा बाई 2, क्योंकि ऐसा है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 2 कट गया, n लैम्डा ही आएगा। तो बच्चे ये कंडीशन आ गई हमारे पास। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स बोले तो पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस बचे 2n का मतलब है इवन, इवन नंबर है। अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल है, अगर पाथ डिफरेंस है इवन मल्टीपल है लैम्डा अपॉन 2 का, वेवलेंथ की हाफ का इवन मल्टीपल है, तो बच्चे अपने को जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो विच इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिख लेना। विच इज कंडीशन ऑफ, पीआई का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पूरा लिख लेना आप। समझ गए बच्चों? पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए। ये 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन नंबर है। अगर अपना पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चे? यहाँ पे एन की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एन की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। आपको समझ आ गया बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ओके। तो ये हमने अल्टीमेटली फाइंड आउट कर ही लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अब इसे आपने डायरेक्ट याद रखना है। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव तब होगी जब पाथ डिफरेंस वेवलेंथ की हाफ का, यानी लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा अपॉन 2 का इवन मल्टीपल होगा, तो बच्चे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव टाइप की होगी। कर लो इसको नोट। अब आप मुझे बता सकता कोई बच्चा डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन आएगी? ये तो कंस्ट्रक्टिव है, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ये भी मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी आएगी। बट अगर बच्चे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, तो क्या कंडीशन आएगी? कोई बता सकता है? थोड़ी सिमेट्री लगा लो। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए पाथ डिफरेंस, तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन आएगी? एनी वन स्टूडेंट?
आइडिया लगाओ लगाओ। रिस्पॉन्स किया करो बच्चों, ऐसे नहीं काम चलेगा। बच्चे No doubt, sir. डाउट की बात नहीं है बेटा, मैं कुछ पूछ रहा था आपसे। मैं कह रहा हूं अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का, पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑब्वियसली ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का। अगर इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल हो गया तो फिर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ऐसे दिमाग में सिमेट्री बैठ जाती है ना, एक आइडिया लग जाता है। यस और नो? Yes, ये बात sir. समझ? तो चलो हम फिर भी निकालेंगे, ये हो गया आपका नोट। अब हम लोग बच्चे निकालेंगे कंडीशन फॉर, अब हम लोग निकालेंगे कंडीशन फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरे टाइप की जो इंटरफेरेंस है जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर आज एक्स्ट्रा क्लास है। आज, हाँ जी आज एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी। कंडीशन फॉर डेस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? फिर से वही, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो तो ये होती है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। तो ना बच्चे फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम, इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम, मिनिमम आनी चाहिए इंटेंसिटी। दैट इज, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे बच्चे cos फाई की वैल्यू मिनिमम आएगी, जब अपनी cos फाई की वैल्यू मिनिमम आएगी, क्योंकि यहाँ जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो इसकी अपने आप मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब चीजें तो फिक्स है ना बच्चे। cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ cos फाई होती है -1, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos फाई होती है -1। तो बच्चे अगर हमें इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए, आई मिनिमम, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? cos फाई की वैल्यू को यहाँ -1 डालना पड़ेगा। अपने पास रिजल्ट आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2 इंटू -1। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन। तो बच्चे जैसे हमने पहले लिखा, I1 को लिखोगे अंडर रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर, I2 को लिखोगे अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 अलग अलग करके लिख दिया, और ये प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस बन गया। अब ये बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो इट विल बिकम a माइनस बी, यानी बेटा रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये अपने पास मिनिमम इंटेंसिटी निकल आई। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई सबको? यस और नो? ये तो आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इंटेंसिटी तो मिनिमम हो गई। नाउ बेटा वही सेम चीज, हमें तो कंडीशन निकालनी है फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। cos फाई की वैल्यू होगी -1 मिनिमम वैल्यू। फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो cos फाई की वैल्यू है वो है -1। अच्छा बेटा cos फाई की -1 वैल्यू होती है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री जिसे हम पाई रेडियन कहते हैं।
या फिर बच्चे 3 पाई पे, यानी बच्चे 540 डिग्री पर, या फिर 5 पाई पे, या फिर 7 पाई पर, इन सभी एंगल्स पर एंड सो ऑन, इन सभी एंगल्स पर अपनी कॉस की वैल्यू -1 आएगी। और अगर अब बच्चे कॉस की वैल्यू -1 आएगी तो कॉस मिनिमम वैल्यू आ गया। मिनिमम मतलब इंटेंसिटी मिनिमम है, और यही अपनी डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब इसको भी हम लोग जर्नलाइज करके लिखेंगे। इन जनरल बेटा हम लोग फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 2n-1 टाइम्स ऑफ फाई। और यहाँ पे n क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे n की वैल्यू 0 से शुरू नहीं हो रही, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। आप देखो n की वैल्यू 1 रखो, 2 इंटू 1 2 -1 1, तो बच्चे ये आ गया पाई। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 4 -1 3, तो 3 पाई। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 2 जा 6 -1, यानी 5 पाई। तो इन जनरल हम लोग पाई को ऐसे लिख सकते हैं, 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई। तो पाई अपने पास आ गया 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई। तो बच्चे हमारे पास फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। पाई की जगह ये लिख दिया, क्योंकि हमें पता है पाई का फॉर्मूला ये होता है, बाकी राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं। तो बच्चे यहाँ से पाई कट जाएगा, अपने पास डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एक्स की पाथ डिफरेंस की वैल्यू, वो आएगी 2n-1, ये लैम्डा उधर चला गया, ये 2 नीचे आ गया, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। बेटा ये कंडीशन निकल आई। यहाँ पे n ध्यान रखना, इस केस में n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, और पिछले केस में n की वैल्यू 0 से शुरू हो गई। तो बच्चे इस केस में अपना जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो बच्चे 2n-1, यानी कि ऑड मल्टीपल है, यानी कि बच्चे ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का। तो ये अपने पास कंडीशन हो गई डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, विच इज कंडीशन फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप पूरा लिख लेना DI को, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया? सही, यस और नो, सबको समझ आ गया? स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके शाबाश। तो कर लो इसको नोट डाउन। बस ये याद रखना है, ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने याद रखना है। बेटा हो गया सबका, नोट डाउन हो गया? यस नोट डाउन सर। हो जाए। ओके, तो मैं रब करने लगा हूं। नाउ ये थी अपने पास कंडीशंस फॉर डेस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब लास्ट में हम लोग, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने पिछली बार निकाली थी, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, और कंडीशंस भी हमने निकाल ली। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दो कॉलम्स बना लेते हैं अलग अलग, और आमने सामने इनको देखते हैं, उससे बेटर याद रहता है। तो बच्चे एक तरफ आप यहाँ पे नोट लगा लो, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। तो एक तरफ बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक तरफ बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड बेटा दूसरी तरफ सेपरेशन लगा के बनाएंगे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आमने सामने देखेंगे क्या दोनों में फर्क है।
पढ़ चुके हैं हम लोग, बस अब हम डाटा एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ना बेटा। नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मैं cos फाई की वैल्यू देखूं तो आप बोलोगे 1 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू +1। और वहीं पे बच्चे अगर हम लोग डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें तो cos फाई की वैल्यू आएगी -1। नंबर 2 बच्चे, अगर मैं फाई की वैल्यू देखूं, फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई की टर्म्स में अगर हम लोग फाई की वैल्यू देखें तो बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई आता है 2n टाइम्स ऑफ पाई, 2n टाइम्स ऑफ पाई। और यहाँ पे n की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और यही चीज अगर हम लोग डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें तो बेटा फाई की वैल्यू आएगी 2n - 1 टाइम्स ऑफ पाई। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू होती है, n की वैल्यू शुरू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर जो मेन कंडीशन है जिसे हम असली कंडीशन का नाम देते हैं वो अब लिखेंगे। कंडीशन है पाथ डिफरेंस वाली। तो बच्चे जो पाथ डिफरेंस है अगर वो इवन मल्टीपल हुआ λ/2 का, दैट इज अगर तो अपना पाथ डिफरेंस 2n टाइम्स ऑफ λ/2 हुआ यानी इवन मल्टीपल है, तो बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, n की वैल्यू आपको पता ही है। और यहाँ पर बच्चे पाथ डिफरेंस जो है Δx वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए, वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का, दैट इज ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का पाथ डिफरेंस। तो बच्चे वो होगा डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नंबर 4 पॉइंट, यहाँ पर जो अपने पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आई वो आई बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी आएगी मिनिमम, और मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू है √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। इसी तरह से बच्चे इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा A1 + A2। और बच्चे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और ये वैल्यू होगी A1 - A2। तो बच्चे ये कुछ वैल्यूज हैं, या आप कह सकते हो कुछ सेपरेशन पॉइंट्स हैं। क्या आप सबको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? से यस और नो? हाँ, यस सर। तो इन्हें नोट कर लो। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उनसे रिलेटेड कंडीशन। कंडीशन तो वैसे मेन पाथ डिफरेंस वाली है जो नंबर 3 पॉइंट लिखा है हमने। बाकी तो हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, आमने सामने कंपेयर किया। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, एक तो पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल है λ/2 का तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वेव्स। अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल है λ/2 का तो वेव्स में डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी। और दूसरी मेन बात है n की वैल्यू याद रखना बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, तो आप इसको क्लियर करके रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट्स?